जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो भाई जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे ही दोस्तों हम अपने एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अपनी इस सुपर सीरीज। हमारी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सुपर सीरीज जो है हमारी 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी थी, तो जिसमें हमारे 4 प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, जिसमें दोस्तों हमारा जो क्लास का समय रहता है वो शाम को 5 बजे हमारी क्लास होती है। तो जिसमें हम आपको जो एसएससी जीडी 2025 की जो अंकित भाटी सर की बुक है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होंगे, उनका दोस्तों हम इस 20 क्वेश्चन की श्रृंखला में इन सीरीज का अच्छे से रिवीजन करते हैं। और ये 20 क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ये एक चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई आप लोगों ने इस बुक का कंप्लीट जो मैंने आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराया था वो भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हमारा पास जो समय है वो केवल और केवल रिवीजन के लिए समय बचा है। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सके, क्योंकि समय कम है तो अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास को एक बार अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और भाई कॉपी पेन साथ रख के बैठो, तभी आप लोगों का जो रिवीजन है वो अच्छा हो पाएगा। क्योंकि कॉपी पेन जैसे ही आप साथ में रख के बैठेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आपको सामने आएगा तो तुरंत आप लोग सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, और जो भी आंसर हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा अपना आंसर जो भी है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था। क्या भाई? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोग बताएंगे भाई, सभी लोग। तो आप कहोगे सर जो n प्राकृतिक, भाई यहाँ पे प्रथम 45 है तो भाई 45 को यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। तो क्या होता है? तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है आपका n+1 ब्रैकेट में होता है आपका 2n+1/6। ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है? ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जहां पर n बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों? जहां पर n बराबर हमें दिया गया कितना? 45, यानी कि दी गई संख्या। तो बस इसको रख देना है, बस सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? n का मान 45, एक कितना हो जाएगा? 46 गुणे 45 दूनी 90 प्लस एक कितना हो जाएगा? आपको सर ये हो जाएगा 91 बटे में कितना आ जाएगा? 6। तो 6 से ये कट जाएगा, 3 से बाहर काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 3 एकम 3, नहीं कट रहा है। तो 2 से काटो इसको भाई, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 से कटेगा 23 दूनी 46, 23 बार कट गया। अब यहाँ पर 23 की गुणा 91 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो 23 एकम 23, 23 की 3, कैरी करेगा 2, और ये कितना हो जाएगा? 23 निम्मा 207 और 2 209, कितना हो जाएगा? 209 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका? 3। तो 3 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 3 18, 2 बचेगा 19 हो जाएगा, फिर 3 18, फिर 1 बचेगा 13 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। देखो सॉरी गलत हो गया क्या यहाँ कहीं पर? 3 18, 2 बचेगा तो 29 हो जाएगा ना। तो ये कितनी बार जाएगा? 3 निम 27, 3 निम 27, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। तो देखो 697 करके एक ही ऑप्शन है, हमें पूरा भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लगभग कितना बार चला गया? देखो 697 वाला एक ही ऑप्शन है, किसके पास है? ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 697.67 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 5:7 है तो 3a प्लस 5c प्लस 11e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 11f का रेशियो क्या है? देखो भाई अनुपात जो होता है उसको हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे ही आपका 5:7 है, इसको मैं 5/7 भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना।
तो ठीक वैसे ही ए अनुपात बी को हम कैसे में लिखेंगे भाई, डिवाइड यानी कि भाग में, यानी कि ए बटे बी। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका ए बटे बी बराबर सी अनुपात डी को क्या लिख लिया भाई, सी बटे डी बराबर ई बटे एफ। और इन सब का जो रेशियो है ना वो कितना है, 5:7, यानी कि 5/7। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसने 3a, यहाँ पर लिख लेते हैं, हमसे पूछा है इन्होंने 3a + 5c + 11e अनुपात यानी कि बटे में कितना पूछा है, ये है आपका 3b प्लस का 5d प्लस का 11f का रेशियो कितना है, हमें इसका रेशियो पूछा है। देखो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो a अनुपात b यानी कि a बटे b का अनुपात कितना है, 5:7, यानी कि 5/7। वही रेशियो c अनुपात d का भी है, वही रेशियो e अनुपात f का भी रेशियो है। और जो ऊपर की संख्या है, यानी ऊपर संख्या क्या लिखी है, a, तो ए सी ई एफ, यहाँ से जो संख्या आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे लिखा है ए सी ई और ए सी ई, यानी कि इन तीनों का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 5, यानी कि ए सी ई का तीनों का मान कितना है 5। और जो नीचे लिखा है आपका बी डी और एफ, इन सब का जो मान है वो कितना दिया गया है 7। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो मान है ना ए सी ई का मान, तो ए सी ई इन तीनों का मान जो है वो 5 ही है, और जो बी डी एफ है इनका जो मान है वो 7 ही है। तो बस आपको ए का भी मान पता है, सी का भी मान पता है, ई का मान क्यों पता है, क्योंकि ए सी ई का मान सेम ही है। तो यहाँ पर कितना भाई, ए सी ई का मान 5 है, तो बस यहाँ पर सीधा मान रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 5×3=15, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से चाहो तो आप 5 कॉमन ले लो। तो यहाँ से मैंने क्या किया भाई, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा। अब क्या करना है भाई, देखो जब ए सी ई का तीनों का मान कितना है 5, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो। जब 5 कॉमन ले लिया तो भाई अंदर क्या बचा, क्यों ए सी ई का मान 5 है तो अंदर क्या बचा 11, 5 13 और 13 11 5 कितना हो जाएगा 16, 16 3 19, यानी कि 19 बचा। बटे में इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से देखो बी डी एफ का मान 7 है तो यहाँ पर लिख लिया 7, और इनको योग कितना हो जाएगा 11 5 16 3 19 हो गया। 19 से 19 खत्म दिए, 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं 5:7। दैट इज़, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी, और ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समरीन एक बोर्ड को 1260 रुपये में 25% के लाभ पर और दूसरे कीबोर्ड को 1440 रुपये में 10% की हानि पर बेचती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। भाई देखो सबसे पहले निकालो पहला कीबोर्ड। तो भाई पहले का कीबोर्ड कह रहा है कि उसने 1260 में 25% के लाभ पर जो है कि इसने खरीदा है। अच्छा, 25% के लाभ पर बेचा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले कि उसने खरीदा कितने में। भाई देखो लाभ कितने का हुआ, लाभ जो हुआ ना उसे वो हुआ 25% का लाभ, यानी 25% का लाभ हुआ होगा, यानी हर चीज़ होती है आपकी 100%, तो 25% का लाभ का मतलब 125% का लाभ हुआ है। और जो 125% का जो लाभ हुआ है ना वो किस पर हुआ है, जितने में उसने बेचा है। तो कितने में बेचा भाई, आप कहोगे सर 1260 में बेचा है। कितने में बेचा है दोस्तों, 1260 रुपये में बेचा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे सीपी यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 100%, तो भाई बेचा कितने में था, तो सीपी बराबर होता है एसपी अपॉन एसपी गुणा 100/100 प्लस लाभ। तो लाभ कितना है भाई, लाभ है हमारा 125 का, तो लाभ हो जाएगा 100 + पी यानी कि 125। एसपी हमारा कितना भाई, बेचा कितने में था 1260 में, और गुणा कर देंगे 100 का। बस कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। 25 से काट देंगे तो 25 पंचे 125 होता है, और 25 चौके 100। 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 252, और 252 की गुणा 4 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 252। ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8 2 10, 1008। यानी कि इसका जो हमारा सीपी है, ये सीपी कितना निकल के आ गया, सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ गया 1008 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा। यानी कि जो पहला कीबोर्ड है उसने 1008 रुपये में खरीदा।
आगे कह रहा है कि जो दूसरा कीवर्ड है उसको 1440 में 10% की हानि पर बेचा है। 10% की यदि उसे हानि हुई होगी तो उसने वो उसे कितने में बेचा होगा भाई, यानी कि 90% में बेचा होगा। 90% में बेचा होगा तो कितने में बेचा था भाई, तो आपने बेचा था इसे 1440 रुपये में। हर चीज़ होती है 100%, तो भाई निकाल लेंगे यहाँ से CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो भाई हानि कितने की हुई है, 100 माइनस लाभ, 100 माइनस लाभ यानी कि 100 माइनस का L यानी कि 90%। बेचा कितने में था, 1440 में, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, दूसरे कीवर्ड का क्रय मूल्य। जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 16 बार, 16 नम्मा 144, और 16 एकम 16 यानी कि आ जाएगा ये आपका 1600 रुपये। तो ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारा CP। ये हमारा जो CP निकल के आया, ये निकल के आ गया हमारे दूसरे कीवर्ड का। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या निकल के, CP, ये आ गया हमारे दूसरे कीवर्ड का, क्योंकि 2 कीवर्ड खरीदे हैं। तो यहाँ से भाई ये कितने में खरीदा, 1600 रुपये में। अब देखो उसका कुल लाभ या हानि पूछा, तो भाई उसका कुल क्रय मूल्य तो निकालो पहले। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 और 2608। तो हमारा जो टोटल क्रय मूल्य हुआ है ना भाई, वो कितना हो गया, 2608 रुपये। यानी कि उसने कितने पैसे खर्च किए हैं दोनों कीबोर्ड में, तो उसने 2608 रुपये जो है ना पूरे कीबोर्ड में उसने खर्च किए हैं। अब देखो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका, अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका विक्रय मूल्य। तो बेचा कितने में है टोटल, तो भाई टोटल बेचा इसने, एक तो ये बेचा 1260 में और दूसरा बेचा है 1440 में। तो यहाँ से हमारा टोटल SP निकल के आ जाएगा। तो SP यहाँ से हम निकाल लेंगे, पहला 1260 और 1440 इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1260 में बेचा था पहले कीबोर्ड को, दूसरे वाले कीबोर्ड को 1440 में बेचा। तो टोटल कितने में बेचा इन्होंने, तो ये हो जाएगा 12 एक 13, और ये हो जाएगा आपका 13 और 12 1200, और ये आपका एक कितना हो जाएगा, 1000 2000 2200 2300 2700। ये टोटल जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 6 2700। यानी कि उसने 2700 में उसने बेच दिया। यानी कि दोनों कीबोर्डों को उसने कितने में बेचा, 2700 में। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आपने 2608 में खरीदा और 2700 में बेच दिया, आपको लाभ होगा या हानि, आप ही बताओ सोचकर। 2608 में कोई वस्तु खरीदी और आपने 2700 रुपये में बेच दी, लाभ होगा या हानि, तो आप कहोगे सर हमें तो लाभ हो जाएगा, कितने रुपए का, तो आप कहोगे सर इससे माइनस कर देंगे, तो यानी कि 92 रुपये का हमें लाभ हो जाएगा। और आपको मैंने एक बात बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस में, कि जब भी लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो भाई हानि हुई है 90 की, किस पर, क्रय मूल्य पर, तो बटे में कितना आ जाएगा 2608, और गुणा कर देंगे भाई किसका, 100 का। बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, इसको कैलकुलेट कर लो, समझ लो आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। भाई अब आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, इसे कट जाएगा आपका 4 से काट देंगे, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 छिंग 24, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 23 से कटेगा 652 हो गया। अब ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3, ये आपका किससे कट जाएगा, 23 है ना, और ये आपका कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, नहीं कटेगा। इसको काटेंगे 4 से, 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 4 छिंग 24 और 4 तियाँ 12, 163 बार ये कट गया। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 बार। 25 की गुणा 23 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर देता हूँ। 25 की गुणा 23 में करेंगे, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75 की 5, कैरी करेगा 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी कितना हो गया 575, बटे में कितना है आपका 163। अब देखो जिसके बटे में 163 होगा वो आंसर हो जाएगा। और है कि हमारा, ये हमारा लाभ है यानी कि प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है। तो देखो हानि वाला तो आंसर होगा नहीं, तो ये भी हमारा गलत, ये भी गलत। लाभ होगा तो ये बटे में देखो 163 किसके, इसके बटे में 163 है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। बस पूरा कैलकुलेट, हमें भाग भी नहीं देना है कि 575 का भाग 163 में नहीं देने का भाई, 163 वाला एक ही ऑप्शन है लाभ में, तो बस ऑप्शन नंबर 20 आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि सीमा 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमती है, जबकि प्रिया जो है वो 8 चक्कर प्रति घंटे में इसी मैदान के चारों ओर दौड़ती है, और वे दोनों 11 बजकर 54 मिनट
PM है भाई 1:07 यानी कि 11:54 PM बजे एक ही स्थान से एक ही दिशा में बढ़ना शुरू करती है, तो वो दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी। देखो सीमा भाई 3 चक्कर प्रति घंटे का मतलब, यानी कि सीमा की यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सीमा। सीमा जो है ना भाई, सीमा वो 3 चक्कर कितने घंटे में, 1 घंटे में। सीमा जो है वो 3 चक्कर प्रति हावर, 3 चक्कर लगा रही है कितने घंटे में, 1 घंटे में। सीमा जो है वो 3 चक्कर कितने घंटे में लगा रही है, 1 घंटे में लगा रही है, ठीक है। और जबकि प्रिया, प्रिया कितने घंटे में लगा रही है, तो प्रिया जो है वो 8 चक्कर, वो प्रिया जो है वो 8 चक्कर लगा रही है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो आप ये देखो सीमा प्रिया से कितने घंटे ज़्यादा चक्कर लगा रही है। सीमा लगा रही है 1 घंटे में 3, प्रिया लगा रही है 1 घंटे में 8 चक्कर। तो प्रिया कितना ज़्यादा लगा रही है सीमा से, तो भाई 8 में से 3 माइनस कर देंगे, आपका सिर्फ 5 चक्कर ज़्यादा लगा रही है किस में, 1 घंटे में। यानी कि जो प्रिया है वो सीमा से 1 घंटे में 5 चक्कर एक्स्ट्रा लगा रही है। कितने चक्कर, 5 चक्कर। जब वो 5 चक्कर वो 1 घंटे में एक्स्ट्रा निकाल रही है, तो 1 घंटे में 1 चक्कर निकालने में कितना समय ले रही होगी, तो 1 चक्कर निकालने में कितना समय ले रही होगी, तो आपको सर 1/5 घंटा ले रही होगी, 1/5 घंटा समय ले रही होगी। अब इस घंटे को भाई बना लेंगे मिनट में, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में कैसे चेंज करेंगे भाई, 1/5 गुणा 60 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा 5 से 12 पंचे 60, यानी कि 12 मिनट। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 12 मिनट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो भाई इसने चक्कर जो है वो कब लगाना शुरू किया था, तो ये 11:54 पर, 11:54 पर जो है ना ये चक्कर लगाना शुरू किया। आंसर कितना आया हमारा, 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट हमारा क्या आ गया, ये एक्स्ट्रा निकल के आया समय। तो बस 11:54 में से 12 मिनट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 12 मिनट और जोड़ देंगे, 4 2 6 5 1 5 4 2 6 हो जाएगा। 54 में 12 मिनट जोड़ना है, तो 54 में 12 जोड़ देंगे तो 5 1 6 66 थोड़ी हो जाएगा। ऐसा तो करना नहीं भाई, आप यहीं से जोड़ दो कि 11:54 में हमें प्लस का 12 मिनट और जोड़ देना है। तो 54 में 6 जोड़ देंगे तो सीधी सी बात है कि 12, और 12 में आपका 6 बचा, तो 12 यानी कि 12:06। कितना आ गया, 12:06। AM आएगा PM, तो भैया PM है ना PM। अब 12 के बाद AM हो जाएगा, तो 12:06 AM हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी विशेष याद रखना, जल्दबाजी में गलत मत करना। ऑप्शन नंबर C होगा। बहुत से लोग D पे टिक कर देंगे जल्दबाजी में और ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसका भी याद रखना, AM PM, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। इसका भी याद रखना क्योंकि 12 के बाद आपका AM हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है कि P और Q के कुल वेतन 9,60,000 रुपये है और Q अपने वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचत करते हैं। यदि P का व्यय Q के व्यय से 1.5 गुना है तो P के वेतन और Q के वेतन का अनुपात कितना है। देखो 1.5 गुना जो है ये 1.5 गुना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1.5 गुना का मतलब यानी कि ये इसका होता है 3/2। जो आपका 1.5 गुना है इसका मतलब होता है 3/2 गुना। आपको सर ये 3/2 गुना आपने कैसे कर दिया, तो भाई 1.5 गुना है, जैसे सपोज मान लिया कि 1.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आपका 10 आ जाएगा, तो किसको काट देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 3/2। तो बात समझ में आ गई, ये 3/2 कैसे आया, बात समझ में आ गई, 3/2 गुना कैसे आया, यानी कि 1.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 गुना भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो भैया P की और उसकी Q की बचत कितनी है, 64%। तो भाई यहाँ से उनका पहले खर्च निकाल लो। भैया बचत तभी तो होगी जो हमारी इनकम होगी और उस पर हम जो खर्चा करेंगे उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारी बचत कहलाएगी। तो भाई ये देखो P ने खर्चा कितना किया, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, आपको सिर्फ यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले खर्च, P और Q का खर्च निकालेंगे। तो भाई देखो P कह रहा है कि 64% बचा रहा है। यदि P ने 64% की बचत कर ली तो भाई खर्चा कितना किया होगा, तो भाई 100 पैसे 64 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको उसे 36%। हर चीज़ 100% होती है, तो 100 में से उसने 64% बचा लिया तो खर्च कितना किया होगा, 36% खर्च किया होगा। और कह रहा है कि क्यू की जो बचत है वो है 44%। और आगे एक बात बोली है कि P का खर्चा Q के खर्च का 1.5 गुना यानी कि 3/2 गुना है। किसके खर्च का, यानी कि इनकी जो वेतन है वो तो बराबर है, वेतन है कुल वेतन का बराबर 9,60,000, ठीक है।
अब भाई इनके वेतन का कितना गुना है भाई, 1.5 गुना का मतलब यानी कि 3/2 गुना है। किसके वेतन से, क्यू के वेतन से। तो क्यू का व्यय कितना है, तो क्यू का व्यय कितना है भाई, क्यू खर्चा बचा कितना रहा है 44, तो खर्च कितना कर रहा होगा, तो भाई 100 - 44 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56%। कितना आ जाएगा 56%। सॉल्व हो गया, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। इसको हम क्या कर लेंगे भाई, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका ख़त्म, इसको काटेंगे 4 से कट जाएगा, 4 9 36, और ये आपका कट जाएगा 4 9 36 और 14 चौको 56, ये कट गया आपका 14 बार। 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, और 2 से ये कट जाएगा, 2 7 14। तो यहाँ पर क्या बचा आपको सर, यहाँ पे हमारा बचा है 3p बराबर, बराबर में क्या बचा है 7q। तो हमें क्या बताना है, p और q के वेतन का रेशियो। तो वही p का 7, q का कितना आ जाएगा 3, यानी कि क्या बोलेंगे 7:3 इज़ द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। आप कहोगे सर ये 9,60,000 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, ये तो भैया आपको डराने के लिए दे दिया कि भाई इसी में आप हिल गए रहो 9,60,000 में, इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। रेशियो पूछा था सिंपली, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है कि किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटना है या लौटाना है, यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10% है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपये की है, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज कितना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना भाई एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा टाइम तो खाते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। देखो ब्याज की दर कितनी है भाई 10%, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको सर 10/100 यानी कि 1/10। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10 होती है। आपको क्या करना है कि जो ब्याज की जो दर है ना वो पहली साल, तो 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो कितने का हो गया भाई, पहली साल हमारा 10 से कितना हो गया भाई 11, 10 से 11। दूसरी साल क्या करना है आपको, दूसरी साल क्या करना है भाई, इसमें 10 का क्या कर देना है आपको स्क्वायर कर देना है, और इस 11 का भी आपको क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 11 का स्क्वायर कर देना है दूसरी साल, क्योंकि साल है दूसरी, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखो ये जो क्या है हमारी 11 और ये 11 का स्क्वायर, ये हमारी क्या है दोस्तों किस्त है, किस्त है। और किस्त जो होती है हम जब भी जमा करते हैं वो बराबर जमा करते हैं। जैसे कि आपकी किस्त है 5,000 रुपये वार्षिक, आपको साल में 5,000 रुपये अपनी LIC की बीमा पॉलिसी में आपको जमा करना है। तो आप जब भी आप हर वर्ष साल में एक बार आपको किस्त अपनी जमा करनी है 5,000, तो जो आपकी किस्त होगी यानी कि इंस्टॉलमेंट होगी वो आपकी कैसी होगी, बराबर होगी। यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 है, तो यहाँ पर हमारी किस्त जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बराबर। अब जब किस्त बराबर नहीं है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, किस्तों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो हमें भाई यहाँ पर 11 की गुणा करनी पड़ेगी। जब यहाँ पर 11 की गुणा की है तो 11 की गुणा मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, और यहाँ पर ये तो 121 हो ही जाएगा, और यहाँ पर कितने की गुणा करनी पड़ेगी, तो 10 का स्क्वायर भाई कुछ नहीं करना, इसको सिंपली लिख देना, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर आपका 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 121, 121, और इसको भी कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 121। तो अब यहाँ से देखा आपने कि 121 ये भी है, 121 ये भी है, तो किस्त कैसी होगी, बराबर। किस्त कैसी होगी मेरे दोस्त, बराबर। और ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा बराबर में 110, 11 दहम 110। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब ये जो 121 है ना भाई 121, ये क्या निकल के आ गई हमारी किस्त, कैसी है, बराबर है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक किस्त 5,808 रुपये की है। जो हमें किस्त जमा करते हैं, हमारी जो प्रत्येक किस्त है वो 5,808 रुपये की। आप कह रहे हो नहीं, जो किस्त है ना वो 121 की है। आप कह रहे हो जो किस्त है ना वो 121 की, वो कह रहा है नहीं हमारी जो किस्त है वो 5,808 रुपये की है। जब 121 का मान 5,808 है तो हमें एक का मान निकाल लेना है। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 5808, और बटे में आ जाएगा आपका 121। इसको कैलकुलेट कर लो भाई, इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ठीक है। इसको काट देंगे, किससे कटेगा, तो आपको सर ये कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से काटेंगे कितनी बार, 11 पचे 55, 3 बचेगा, 11 3 33, और 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 538, 500 कितना हो गया, 11 दूनी 22,
528 हो जाएगा भाई। 11 पच्चे 55, 3 बचेगा और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 528। ये फिर से कट जाएगा 11 से, तो 11 एकम 11 और ये कट जाएगा 11 पच्चे 11 चौको 44 और 8 बचेगा 11 अट्ठे 88। यानी एक का मान कितना आ गया, तो एक का मान आ गया आपका 48। एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 48। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। इनको क्या करना है भाई, इनकी जो हमारी रही 110, ये कितना रहा है 100, इनको जोड़ देंगे तो 100 और 110 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 210। 210 यानी कि ये इसका कितना गुना था, 48 गुना। जब ये इसका 48 गुना, तो आपको भी इसका 48 गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा भाई, गुणा कर देंगे 48 की, जब इसमें आप गुणा कर देंगे 21 अट्ठे 88, 88 की 8 करेगा 8, 21 चौको 84 और 84 8 कितना हो जाएगा आपका 8 4 92 8 100। यानी कि आपका कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका हो जाएगा 1080। 210 की गुणा किस में कर देनी है, 48 में, ठीक है। 21 अट्ठे 108 कैरी करेगा 10, 21 चौको 84, 84 10 94 और 6 कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है भाई। तो 210 गुणे 48 इज इक्वल टू कितना हो गया 10,080। 21 अट्ठे 168 की 8 कैरी करेगा 16 और 21 चौको 84, 84 16 100, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 10,080, 10,080 हो गया। और वो कह रहा है कि हमारी जो प्रत्येक किस्त है ना भाई, वो कितने की, 5,808 रुपये की। जो हमारी जो प्रत्येक किस्त है 5,808 रुपये की है। और हमारी क्या पूछी, 2 समान वार्षिक किस्तों हमें लौटाना है। कितने समान किस्तों में, 2 वार्षिक किस्तों में। तो 2 वार्षिक किस्तों में कितना हो जाएगा भाई, इसकी 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 की 6 कैरी करेगा 1, 2 अट्ठे 16 की 6, 2 पंचे 10 और 11, 11,616 रुपये, 11,616। भाई था कितना 10,080। तो हमसे पूछा इनके बीच में कुल ब्याज कितना है। भाई 10,080 था, 10,080 से कितना हो गया मेरा, भाई जो 10,080 है ये हमारा क्या है, ये हमारा हमारा ऋण है। ऋण यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, कर्जा, जो हमने कर्जा लिया है। यहाँ पर कर्जा लिख लो या ऋण लिख लो, ठीक है। नहीं तो आपको सर ये 210 क्या है, ये हमारा है कर्जा, जो हमने कर्ज लिया है यानी कि ऋण लिया है। तो 10,080 पर ऋण लिया और कितना का हो गया 11,616। तो ये हमारा क्या हो गया कुल ब्याज। तो बस इससे इसको घटा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3। तो देखो इकाई अंक 6 किस में, एक ही ऑप्शन है, कौन ना 1536। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इकाई अंक देख लो 6 किस में, एक ही ऑप्शन है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत, देखो काम की शुरुआत किसने की, काम की शुरुआत, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। काम की शुरुआत किसने की, सुधा से। और उसके बाद वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले सुधा करेगी क्योंकि काम तो शुरू से जो स्टार्ट काम किया है ना वो सुधा ने किया है। तो सबसे पहले सुधा काम करेगी, फिर रवि करेगा, फिर सुधा, फिर रवि, फिर रवि, फिर सुधा, फिर रवि, फिर ऐसे ही आपका चलता जाएगा बारी बारी से। तो कह रहा है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो भाई सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालो। रवि एक काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, रवि। तो आप कहोगे सर यहाँ से हम निकालेंगे रवि की एफिशिएंसी और सुधा की। रवि एक काम को कर रहा है 40 दिन में और जो सुधा है ना, सुधा ये कितने दिनों में कर रही है, ये कर रही है 60 दिन में। तो भाई इन दोनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 120 और ये 120 क्या हमारा टोटल वर्क है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 तिया 120, ये हो जाएगा 60 दूनी 120। 3 2 ये निकल के आ गई इन लोगों की एफिशिएंसी। हमारा ये 120 है, ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारा 120। ये जो 120 है ना, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है टोटल वर्क। तो यहाँ से देखो निकालेंगे, यदि सुधा ने इसकी शुरुआत की है, सबसे पहले काम को किसने किया भाई, आपको से सबसे पहले काम को किया है सुधा ने। यहाँ पर मैंने लिख लिया सुधा ने। सबसे पहले काम को किसने किया, सुधा ने किया। तो सुधा की क्षमता है कितनी, तो सुधा की एफिशिएंसी कितनी, तो सुधा जो है ना वो एक दिन में कितना काम करी, तो सुधा एक दिन में 2 की क्षमता से काम करी। तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, 2। अब दूसरे दिन कौन आएगा, अब दूसरे दिन कौन आ जाएगा, आपका रवि आ जाएगा, क्योंकि सुधा ने काम पहले किया। अब रवि एक दिन में कितने करेगा, तो रवि की जितनी क्षमता होगी उतना ही तो करेगा। तो रवि की क्षमता कितनी है, 3 है, तो रवि कितना काम करेगा, आके 3 काम। तो अब देखो इन्होंने 2 दिन में टोटल कितना काम करा।
तो 2 दिन में इन्होंने 3 2 इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। तो भाई इनको जोड़ दिया 2, यानी 3 2 5, और ये 2 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने, 5 काम कर लिया। अब देखो 2 दिन में इन्होंने 5 काम तो यहाँ से कर लिया, इन्हें करना कितना है, 120। अब आपको इसमें 5 क्या ऐसी कौन सी संख्या में मल्टीप्लाई कर दें जिससे हम 120 के पास में पहुँच जाएं, इससे क्या हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो भाई ऐसी संख्या सोचो जिसको मैं 5 से 100 या तो 120 हो जाए या तो 120 के पास में, लेकिन 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर 5 से गुना 120 के लिए, तो भाई एक तो पहाड़ा होता है 24 पंचे 120, आपके तुरंत मन में ये ख्याल आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपली आपको क्या कर देना है, इसको 24 से गुणा कर देनी है। इस 5 में जैसे ही आप 24 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120। क्या हमारा काम भी 120 ही था? आप कहोगे जी भाई हमारा टोटल वर्क भी 120 था। जब ये 24 गुना इसका किया तो 24 गुना आपको इसका भी कर देना है। तो इसका भी आपको 24 गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 दिन। 48 दिन में हमारा टोटल जो काम है वो कितना हो जाएगा, 48 दिन में हमारा टोटल जो काम कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा 120 काम। और ये 120 ही काम हमारा टोटल वर्क था। तो कितना समय लगेगा, 48 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है आपका भैया चोर पुलिस वाला। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन बहुत ही आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में। और भाई लिख के मैं देता हूँ कि एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम जब भी होगा आपका, तो आपके एग्जाम में चोर पुलिस वाला क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चोर एक पुलिसकर्मी को 250 मीटर की दूरी से देख लेता है। भाई देखो यहाँ से मान लो यहाँ पर हो गया पुलिस, और पुलिस जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये दूरी है आपकी 250 मीटर की। और यहाँ से पुलिस ने किसको देख लिया भैया, चोर को देख लिया। पुलिस ने यहाँ से चोर को इसको देख लिया, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भागने लगता है। तो सीधी सी बात है, जब पुलिस भागेगी चोर को देखकर, पुलिस को थोड़ी भागेगी, चोर भागेगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ आपसे, सॉरी। तो देखो पुलिस जो है जैसे ही चोर को देखा तो चोर ने पुलिस को देखा तो चोर तो भागेगा। मान लीजिए कि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिखाया कि मान लीजिए कि चोर की गति कितनी है, ये चोर जो है ना वो 10 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से भाग रहा है। चोर किसकी चाल से भाग रहा है, चोर देखो यहाँ से देखो ये भाग रहा है। भाई जिस दिशा में चोर भागेगा तो पुलिस भी उसी दिशा में भागेगी। बोलो यस या नो, आपको भी जी बिल्कुल बात सही है। तो भाई पुलिस भाग रही है चोर के पीछे। अब कह रहा है कि पुलिस की गति है 12। भाई चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और पुलिस भाग रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो पूछा है कि तो चोर पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। यानी कि जो चोर है जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक उसने टोटल जो कितनी दूर तक वह भागा होगा। यानी कि हमसे क्या पूछिए, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। इतना तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से समय निकालो, क्योंकि समय ही नहीं पता है आपको। जब तक समय नहीं है तब तक आप दूरी भी नहीं निकाल सकते हो, हमें तो दूरी बतानी है। तो सबसे पहले तो समय का जानना जरूरी है। तो यहाँ से निकालेंगे समय। तो यहाँ से देखो दूरी कितनी दी गई है, दूरी आपको दी गई है 250 मीटर। अब मीटर को भाई किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। भाई 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये कितना हो गया भाई, किलोमीटर में। बराबर बराबर, अब यहाँ से देखो चोर भाग रहा है 12 की स्पीड से, सॉरी पुलिस भाग रही है 12 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से। तो इनके बीच का अंतर कितने का भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 हमारी क्या है चाल, इंटू टी हमारा क्या हो गया समय। भाई इनके बीच का अंतर कितना, भाई इनके बीच का जो अंतर आएगा ना वो कितना आ गया 2, यानी कि 2 का अंतर है। बस यहाँ से निकालेंगे समय। तो समय हो जाएगा टी, ये हमारा कट जाएगा, 25 से कम 250, 25 25 चौको 100, कितनी बार, 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो टी बराबर कितना हो गया, 1/8 घंटे। 1/8 घंटे, ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारा टाइम, यानी कि समय। हमसे क्या पूछी है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय आपको दिया है, चाल भी आपको पता है। किसकी पूछिए, चोर। तो चोर तो भैया 10 की चाल से भाग रहा है, तो यहाँ से हमें क्या बता देनी है, इसकी डिस्टेंस बता देनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, चाल है चोर की 10 और समय कितना ले रहा है, 1/8 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 2 से काट देंगे, 2 चौको 8
और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा हमारा 5/4। तो 5/4 काटेंगे तो 4 एकम 4, पॉइंट 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1.25 क्या आ जाएगा किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के पास है 1.25 किलोमीटर, यानी कि जो चोर है वो 1.25 किलोमीटर दूरी तक भागेगा। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। देखो एक कोई व्यक्ति है और वो 6 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है? 1 घंटे में। तो यानी कि उसकी चाल कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो उसकी चाल कितनी होगी व्यक्ति की? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि उतनी ही दूरी वह धारा के अनुकूल, और ये अनुकूल का अपोजिट क्या होता है? प्रतिकूल। तो अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा का मतलब क्या होता है? x + y, यानी कि कितना हो जाएगा? b + w प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना जाता है? 45 मिनट में दूरी तय कर सकता है, यानी कि उतनी ही दूरी। तो दूरी हमारी कितनी है? 6 किलोमीटर है। तो यानी कि उतनी ही दूरी, 6 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो 45 मिनट में तय कर लेता है। तो यह कितना हो जाएगा? 45 मिनट समय है, तो मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे तो गुणा कर देंगे 60 से। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको काट देंगे 15 से, 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? इसकी चाल निकल के आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम बी का मान कितना है? 6। आप बताओ, जब यहाँ से हम डब्ल्यू का मान निकाल सकते हैं ना, जब बी का मान यहाँ पर 6 है तो डब्ल्यू का मान कितना होगा? 2 होगा। सीधी सी बात है, यानी कि 8 - 6 = 2। तो डब्ल्यू का मान कितना आ गया? यहाँ से 2 निकल के आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो, अब क्या करना है। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब देखो, धारा के अनुकूल यानी कि अब धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी? धारा के अनुकूल है, तो ये हो जाएगा b + w। भाई धारा के अनुकूल और प्रारंभिक बिंदु पर लौटना, यानी कि अब धारा के विपरीत आएंगे। जब लौटेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा? दूरी तो समान ही रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा? b - w। बात समझ में आ गई? तो पूछा कि इन दोनों में, यानी कि आने और जाने में कुल कितने मिनट का समय, कुल कितने घंटे का समय लिया आने जाने में। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे। बी का मान पता है 6 है, डब्ल्यू का मान 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16/8। बी का मान 6, डब्ल्यू का मान कितना है? 2 है, तो 6 × 2 = 8 प्लस ऊपर दूरी कितनी है? 16। बी - w घटा देंगे, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो काट देंगे 4 × 4 = 16, 8 से काट देगा 8 दूनी 16, तो तोड़ देंगे 4 × 2 कितना हो गया? 6 घंटे। कितना हो गया मेरे भाई? आप क्वेश्चन ये हो गया 6 घंटे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 6 घंटे कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी के पास है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में बोला है कि यदि 9 अंकों की संख्या 5x 7 9 8 5 6y 6 को 36 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए √2x + y का ऋणात्मक मान क्या है? दिया गया है कि x और y एक प्राकृतिक संख्या है। देखो संख्या आपको क्या क्या देगी? संख्या आपको देगी 5x 7 7 9 8 5 6y 6। ये तो है 5x 7 9 8 5 6y और 6, ये दिया गया। और बोला क्या गया है? और हमसे बोला गया कि ये 36 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 36 से ये विभाजित है। अब यहाँ पे आप चाहो तो 36 का विभाज्यता का नियम, अभी 36 की विभाज्यता का नियम तो भाई पढ़ा भी नहीं होगा। जब पढ़ा भी नहीं तो क्या करेंगे भाई? 36 को क्या करेंगे भाई? इसको तोड़ लेंगे। आपको सर ये टूट जाएगा 9 × 4, यानी कि 9 × 4 = 36, यानी कि 36 जो है ये 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अब यहाँ से आप चाहो तो डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। आपको 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, 4 का भी। तो यहाँ से आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक कौन है? y और 6, ये 4 से विभाजित होने चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़े संभावित मान के लिए। अब देखो सबसे बड़ा मान पूछा है ना, तो अब यहाँ पर आपको y का मान ऐसी संख्या माननी है कि जो संख्या बड़ी ही हो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। तो हम यहाँ पर y को क्या मान के रखेंगे? 9 मान के चलेंगे, क्योंकि संभावित मान पूछा है ना सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 9 मान लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा पहले y के स्थान पर 9 संख्या रख दी और ये हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा? 96। अब भाई क्या ये 4 से कट जाएगा? तो आप कहोगे सर जी सर बिल्कुल कट जाएगा 4 से। कितनी बार कटेगा? आपको सर ये कट जाएगा 24 × 4 = 96।
कट जाएगा ना भाई, आपको सर जी कट जाएगा। तो यानी कि ये वाई कैसा हमारा बिल्कुल सही है कि यानी वाई के स्थान पर 9 ही आना चाहिए। ये कैसा, ये एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वाई के स्थान पर मुझे 9 रखना होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, अंकों का योग। तो भाई बाकी की जो संख्या बची है उनके अंकों का योग कर देंगे, तो भाई इसको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 5 12, 12 9 कितना हो जाएगा आपका 21 8 29 5 34 6 30, 34 और 6 40, 6 40 सॉरी 34 6 40, 40 और 6 आपका 46, 4 10 55, क्या गलत जोड़ दिया क्या, 7 5 12, इसको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 9 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 8 29, 29 और 5 34, 34 6 40 और 40 6 कितना हो जाएगा 46 और 9 55, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, क्योंकि 9 भी तो जुड़ेगा तो 55 प्लस का हो जाएगा आपका x। क्लियर, बराबर बराबर। अब देखो यहाँ पर x का मान क्या रख दूँ, जो कि ये आपका 9 से विभाजित हो जाए। तो भाई आप कहोगे सर 9 सत्ते 63 होता है, तो भाई 55 को यदि मैं 63 बनाऊंगा तो मुझे कितना प्लस करना होगा, तो आपको सर x की जगह आपको यहाँ पर 8 मानना होगा। x की जगह मुझे यहाँ पर क्या मानना होगा, तो आपको सर x की जगह यहाँ पर मुझे 8 मानना होगा। यानी कि 55 8 कितना हो जाएगा 63, 55 8 कितना हो जाएगा 63, और ये 63 जो है ये 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, हमें ये पता चला कि x का मान यहाँ से क्लियर एग्जैक्ट आ जाएगा 8। x का मान कितना है 8 और y का मान भी आपको पता है कितना है हमारा 9। जब आपको सारी चीज़ें पता ही हैं तो बस रख देंगे। किस में रखना है, हमें मान रखना है अंडर रूट में। इसमें किस में रखना है, ये आपका मान दिया गया अंडर रूट में, ब्रैकेट में आपका 2x प्लस का y। सारी चीज़ें आपके पास हैं, केवल मान रखना है, तो बस मान रख दो भैया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 2 गुणे 8 का मान कितना है आपका, अंडर रूट लगा देंगे 2 गुणे 8 प्लस y का मान कितना है आपका 9। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आपका 16 प्लस का 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बराबर अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 किसका होता है, तो आपको सर ये 5 का होता है। किसका होता है, 5 का होता है। तो 5 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस लगा दो भाई, माइनस में 5 है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऋणात्मक मान पूछा है ना, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के लिए आप प्लस, ये हमारा प्लस भी है और माइनस भी है, तो ऋणात्मक पूछा था तो ऋणात्मक के लिए -5 लगा दो, बस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो 4:5 था। तो यहाँ पर देखो लिख सकते हैं कितना, 7 वर्ष पहले। ठीक है, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले का रेशियो कितना है भाई, 7 वर्ष पहले का रेशियो है ए और बी का कितना है भाई 4:5। ये हो गया 7 साल पहले का। और 8 साल बाद, अभी हो गया आपका 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद का रेशियो कितना हो जाता है, तो 8 साल बाद का जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 9:10 का रेशियो हो जाता है। तो कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा है। भाई आप एक बात बताओ, यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे कि आपका जैसे कोई फ्रेंड है, आपका जो दोस्त है वो आपसे 10 साल छोटा है, या मान लो 10 साल ज़्यादा हो गया, मान के चलो वो आपसे 5 साल छोटा है। आपका कोई मित्र है वो आपसे 5 साल छोटा है। आगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया आप भी बूढ़े हो गए और आपका मित्र भी बूढ़ा हो गया, तो अंतर तो आपके आयु में और आपके मित्र की आयु में जो अंतर होगा वो हमेशा 5 साल का ही रहेगा। यानी कि हमेशा जो अंतर है ना वो 5 साल ही रहेगा। यदि आपका भाई आपसे 5 साल छोटा है, तो चाहे जितनी आपके भाई की उम्र हो जाए और चाहे जितनी आपकी उम्र हो जाए, अंतर तो हमेशा सेम रहेगा। यानी कि जो अंतर वर्तमान में रहेगा वही अंतर आपका भविष्य में उतने का ही रहेगा। यदि आप अपने भाई से 5 साल छोटे हो तो हमेशा 5 साल छोटे ही रहोगे, इतना तो पता है सबको। बस अब इसमें लगा देंगे हम क्रॉस मेथड लगा देंगे। अब देखो जब भी आपसे पूछा जाए कि 7 साल पहले और इतने साल बाद, 7 साल पहले और 8 साल बाद, तो जब भी पहले और बाद की चर्चा हो तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों की आयु, दोनों के समय को जोड़ देते हैं। तो समय 7 साल पहले 8 साल बाद जोड़ देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो भाई 15 वर्ष यहाँ पर लिख देंगे, 15 आपको यहाँ पर लिख देंगे। बस इसमें कर देंगे क्रॉस मेथड, 5 की गुणा इसमें और 4 की गुणा इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 पना आपका 45
और 10 चौको 40। तो इनके बीच का अंतर कितने का आ गया, इनके बीच का जो अंतर आ गया वो आ गया 5 का। इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ पर। 15 निम्मा हो जाएगा आपका 135 और 15 दाम हो जाएगा आपका 150। और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 15 का। और इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, तो दोनों कैसा होगा, बराबर। तो भाई 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 तियाँ कितना हो जाएगा भाई 15, यानी 1 का मान कितना आ गया 3। कितना आ गया भाई 3 वर्ष। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा कि उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का अंतर कितना है, तो वर्तमान आयु का अंतर आप बता सकते हो कितना है। आपको सर इनका 4 है, इनका 5, तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 का ही है। इनके भी बीच का डिफरेंस 1 है और 1 का मान कितना दिया, तो 1 का मान देखो 3 ही निकल के आया है। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1 का मान 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिला देता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला देता है, तो दोनों मिश्रणों में दूध का रेशियो कितना है। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, 1 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। भाई आप एक बात बताओ, केवल मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। आप एक बात बताओ, एक बाल्टी में 10 लीटर दूध है, आपने उसमें 5 लीटर दूध 5 लीटर पानी और मिला दिया। 10 लीटर दूध में आपने 5 लीटर पानी मिला दिया, तो आपके पास टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो टोटल मिश्रण हो गया 15 लीटर। क्योंकि 10 लीटर दूध था ही, उसमें आपने 5 लीटर पानी और डाल दिया, तो आपका जो मिश्रण हो गया वो कितना हो गया, 15 लीटर। बस। अब देखो 10 लीटर दूध था, 10 लीटर दूध तो था ही, अब उसमें कह रहा है कि 6 लीटर पानी और मिला दिया, तो मिश्रण तो हमारा बढ़ ही जाएगा। तो मिश्रण अब कितना हो गया भाई, आपको सर 16। यानी कि 16 में क्या था, 16 में हमारा 10 लीटर दूध है और 6 लीटर क्या हो गया, पानी। अनुपात लगा दो। अब बोल रहा है कि दूसरा आदमी 8 लीटर, अब दूसरा आदमी क्या कह रहा है कि 8 लीटर दूध में, अब दूध कितना हमारा 8 लीटर है, और उसमें कह रहा है कि 4 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण कितना हो गया हमारा 12 का। 8 लीटर तो दूध है, उसमें 4 लीटर एक्स्ट्रा क्या है हमारा, पानी है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कट जाएगा, 5 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 से कट जाएगा 2 अट्ठे 16। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। अब भाई देखो इसकी कर लेंगे कैंची गुणा, तो कैंची गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी कर लो कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 अनुपात 8 दूनी 16। तो हमारा रेशियो कितना आ गया भाई, 15 अनुपात 16, कितना, सॉरी 15 अनुपात 16 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल था ना सिंपल सा क्वेश्चन, सबका हो गया होगा। नहीं आया तो इस तरीके को फॉलो करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने तो हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है या 13 है, 12 13, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बी सी ने एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार किया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से के 6 गुना, सभी बराबर है। अच्छा देखो एक बात बोली है क्वेश्चन में एक बात क्या बोली है, इसको पहले तो ध्यान से समझो। वो बात इन्होंने ये बोली है कि जो ए का हिस्सा का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना कैसा बराबर है। यानी कि ए का हिस्सा का क्या बोला है, 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर है, तो बराबर। और बी का 4 गुना, तो ये हो जाएगा 4b बराबर। और सी के हिस्से का 6 गुना, तो ये हो जाएगा 6c। तो यहाँ से हम ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे भाई, आप लोगों ने खूब निकाला है रेशियो। कैसे, ए को मूंद लेंगे, ए को बंद कर लो, बी की गुणा कर देंगे 6 चौको 24। अब जब बी का निकालना है तो बी को छोड़कर बाकी की गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12। ये कितना हो जाएगा, ए को निकालना है तो बी की और सी की गुणा कर देंगे 6 चौको 24। और जब बी का निकालना है तो बी को छोड़ के दोनों की गुणा कर देंगे 6 दूनी 12। और सी का निकालना है तो सी को छोड़ के दोनों की गुणा कर देंगे 4 दूनी 8। तो हमारा जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया, 24 12 8। अब ये तो अभी कट जाएगा, ये कट जाएगा किससे, 4 से कट जाएगा, 4 छिंग 24, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। तो हमारा जो नया रेशियो बन गया 6:3:2 की रेशियो में। हमसे बोल रहा है कि यदि उन्होंने 44,000 रुपये अर्जित किए हैं तो ए का हिस्सा कितना है। हमें किसका हिस्सा बताना है, हमें ए का हिस्सा बताना है। तो ए ने कितना अर्जित किया, 44,000 रुपये। आप बताओ ए ने किया कितना है। आप कह रहे हो ए ने किया है 6, वो कह रहा है नहीं इसने किया है 44,000। ए ने कितना हिस्सा अर्जित किया भाई, ए ने तो किया है 44,000।
आप कह रहे हो कि ए ने जो किया है ना वो कितना किया है 6, तो यानी 6 का मान कितना है आपका 44। अब देखो उन्होंने 44,000 रुपये अर्जित किए, तो कुल अर्जित कितना किया भाई? देखो यहाँ पे 6 का हिस्सा 44,000 नहीं होगा, यहाँ पे पूछा कुल, तो 6 3 9 2 11, तो टोटल कितना है हमारा 11। आप कह रहे हो कुल 11 अर्जित किया है पूंजी, वो कह रहा नहीं कुल पूंजी 44,000 लगाई है, यानी 11 की वैल्यू कितनी दी गई है 44,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 11 एकम 11, 11 चौको 44, तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो एक की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई 4,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई 4,000, तो हमसे एक ही पूछी थी, तो भाई इसमें गुणा कर देंगे, 4,000 की गुणा कर देंगे, 4,000 की इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24,000। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 24,000, तो ए का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 24,000 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कुल पूंजी थी, तो कुल पूंजी 44,000 अर्जित हुई है, आपके हिसाब से कितनी हुई? कुल पूंजी 11 हुई है, बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ना, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमेशा सॉल्व किया करो, छोटे छोटे। यानी कि देखो बोर्ड मास का नियम लगाओ, बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को। तो भाई देखो सबसे पहले ब्रैकेट हमारा क्या है, ये देखो हमारा ब्रैकेट आपका यहाँ पर है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का आपका ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी एक छोटा कोष्टक है जिसको बोलते हैं मझला कोष्टक। अब मझला कोष्टक कहाँ से कहाँ तक है? मझला कोष्टक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो ऑफ है, ऑफ की वजह इसमें हो जाएगी गुणा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 है। अब ये आपका 70 माइनस का 60, तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखो मैं छोटे छोटे शब्दों में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये कितना आपका 70 माइनस का कितना है आपका 60, 70 माइनस का 60, डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपको सर? ये हो जाएगा हमारा 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, 12 पंचे 60 और 70 माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना बचेगा? तो आपको सर ये हमारा बच गया यहाँ से 65, यानी कि जो मझला कोष्टक है इसके अंदर, तो इसका मान कितना आ गया आपको सर? ये आ गया हमारा 65, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कर लिया है सॉल्व। अब यहाँ से करेंगे, ये कितना है आपका 20 माइनस का 10 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आपका इसका मान तो 65 आया था, 65 के बाद इस प्लस, यानी यहाँ तक का मान कितना आ गया 65 है। तो यहाँ पे लिख लेना आपको सिंपली 65 प्लस 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10, डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो 10 एकम 10 कट जाएगा, कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 10 एकम 10, यानी एक बार कटेगा तो 65 और एक कितना हो जाएगा? ये आ गया हमारा 66। अब हमारा जो प्रेजेंट में मान है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सॉल्व हो गया, तो इसका मान कितना आ गया 66। अब इसके बीच में क्या है आपका प्लस है, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये देखो 625 भाई यहाँ पर इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 600 भाग 25। अब भाई ऑफ है तो गुणा हो जाएगा, इसकी गुणा कर लो सबसे पहले, ब्रैकेट में 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर भी देखो कितना 2 गुणा 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 2 पंचे ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 है तो 25 को ऐसे ही लिखा लेने दो, ठीक है। ऑफ है, ऑफ के स्थान पर आप गुणा लगा दो, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणा 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 5 दूनी आपका 10 हो गया, ठीक है। अच्छे से समझ के चलना भाई, इधर उधर भाई बिल्कुल दिमाग मत लगाना, बस इस पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 25 छिक्का 150, ऑफ है ना तो इसकी गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे 600 डिवाइड 25 छिक्का 150, 150 के बाद कितना है आपका गुणे 6 प्लस आपका कितना है आपका 10 हो गया, ठीक है। अब भाई क्या कर लेंगे, सबसे पहले डिवाइड, तो 15 जीरो से जीरो आपका खत्म हो जाएगा, 15 से काटेंगे 15 चौको 60, तो कितना हो गया 4 गुणे 6 प्लस का 10, 4 गुणे 6 प्लस का 10, ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 10 कितना हो गया हमारा 6 चौको 24, और 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, तो इसका जो टोटल मान आ गया वो कितना आ गया 34। अब इस 34 से पहले मान कितना था हमारा 66, यानी इससे पहले, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी सॉल्व हो गया और ये हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमारा मान कितना बचा था 66, और 66 के बाद इसमें क्या लगा था हमारा प्लस, अब इसका मान कितना आया 34, बस इसको जोड़ देंगे, 6 4 10, 6 3 9 1 10, तो हमारा जो मान कितना आ गया 100 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का रेशियो कितना है? 8:5 है। यदि इनकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और व्यय यानी कि खर्च में भी 30% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल भाई यहाँ पर लिख लो भाई, सबसे पहले इनकी आय
और खर्च और बचत का रेशियो निकालेंगे। आय अनुपात खर्च अनुपात बचत का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद तो यहाँ से देखो इनकी आय और खर्च का रेशियो कितना है। आय और व्यय, तो आय यानी व्यय यानी कि खर्च बोलते हैं, तो इनका रेशियो कितना है। इनका रेशियो है 8:5 है। 8:5 यानी 8 यदि कमाते हैं तो 5 खर्च कर देते हैं, तो बचाते कितने होंगे, तो आपको सिर्फ बचाते 3 होंगे। हमारी कैलकुलेशन सरल बनी रहे तो इसके साथ में इसके पीछे हम 2 जीरो लगा देते हैं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो क्यों लगाया भाई, आपको सिर्फ भाई घर की सरकार है जो जीरो लगा दिया भाई। जीरो इसलिए लगाया ताकि हम लोग पॉइंट में ना फंसें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो जीरो का कोई महत्व तो है नहीं, तो जीरो से जीरो सीधी सी चीज़ें कट ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने इसमें जीरो माना। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इनकी आय में 20% की वृद्धि होगी। आय हमारी कितनी थी 800, अब इस 800 में ना 20% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी भाई, आपको सर आय में इनके 20% की वृद्धि होगी, तो आय कितनी हो जाएगी, 100 से 100 कट जाएंगे, 8 80 दूनी 160, कितना हो जाएगा 160 इनकी आय में वृद्धि हो गई। और इनके खर्च में क्या हो गया भाई, 30% की वृद्धि। खर्चा भी इनका बढ़ गया कितना, 30%। भैया 500 का 30% कितना हो जाएगा, 5 50 3 150 यानी कि 150। तो खर्चा कितना बढ़ गया भाई, खर्चा 150 बढ़ गया और आय कितनी बढ़ गई 160। आप बताओ 160 भैया, अब क्या हुआ, ये 160 कब हुआ, जब इनकी 20% इनकम बढ़ी। तो 20% में 160 इनकी आय थी, 150 खर्च कर दिया, तो बचाया इन्होंने कितना। आप कहोगे सर इन्होंने जो बचाया है ना, वो बचाए हैं केवल 10 रुपये। 10 रुपये इनकी क्या आ गई, बचत आ गई, यानी कि सेविंग। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनकी मासिक बचत में कितने की प्रतिशत की वृद्धि हुई। मासिक बचत पहले देखो कितनी थी भाई, अब इन देखो इनकी 160 इनकी आय है, खर्च इतना है, तो इनकी मासिक बचत कितनी है 10। पहले बचत कितनी थी 300, अब कितनी बच रही है 10, तो इसकी परसेंटेज पूछा तो यहाँ से प्रतिशत निकाल देंगे। भैया अब कितनी है 10%, पहले थी कितनी इनकी मासिक बचत 300 थी पहले, तो 10/300 और गुणा कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा 10/3। और 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 यानी कि 3 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 3 सही 1/3% की वृद्धि। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि यदि अनुपात और समानुपात, आप कुछ नहीं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन एक देखने को मिल जाएगा। कह रहा है कि 1.21 और 0.09 के मध्यानुपाती तथा 0.16 और 0.36 के मध्यानुपाती का क्या है। तो मैंने आपको मध्यानुपाती का फॉर्मूला लिखाया था। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। तो भाई ये मान लो ए है आपका मान, ये आपका बी का मान हो गया, ये आपका ए का मान, ये बी का मान, बस √AB में रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा, आपको सीधे मान रख देना √AB। ए का मान कितना है आपका 1.21 गुणे 0.09, अनुपात अनुपात लगा देंगे। दूसरा कितना है √AB 0.16 गुणे बी का मान कितना है 0.36। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है भाई। कैलकुलेट करने का तरीका सबसे बढ़िया भाई, पॉइंट हटेगा बटे में आपके 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा बटे में आपके इसमें 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा बटे में 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में 2 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको भाई कैलकुलेट कर लेंगे। 121 √121 किसका होता है आपको सर 11 का, बटे में 100 √100 कितने किसका हो जाएगा 10 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे 3, √9 किसका होता है 3 का, बटे में कितना आ जाएगा गुणे 10 का। अनुपात लगा देंगे, 16 किसका होता है √16 आपको सर 4 का, बटे में 10, बटे में कितना आ जाएगा इसके 10 गुणे 36 किसका हो जाएगा 6 का √ और ये कितना हो जाएगा गुणे 10। ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 11 3 33 और बटे में कितना हो जाएगा 100। चाहो तो आप इसको यहीं से उड़ा दो, इसको आप चाहो तो यहीं से उड़ा दो, यहीं से डायरेक्ट उड़ा दो, 10 दाम 100 से 100 खत्म, 11 3 आपका हो जाएगा 33, अनुपात 4 चिंग कितना हो जाएगा 24। कटेगा क्या अभी, कट जाएगा कितने बार, 8 से कट जाएगा, 11 से काट देंगे, 11 3 33, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 तिरवट्ठे 24, 11:8। तो इस क्वेश्चन का रेशियो कितना आ गया 11:8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसको सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का
सही जवाब हो जाएगा। बस आपको इस फॉर्मूले को याद रख लो अच्छे से, मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। हमसे क्या पूछा भाई, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो भाई कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे ही लिख लो। ये कितना है आपका 3/7। ये सबसे सरल तरीका है। इसके कई कई तरीके होते हैं अपने अपने करने के, मुझे सबसे सरल यही लगता है भाई। थोड़ा सा समय लगता है बस। 7/53, फिर कितना है आपका 41/80, और फिर आपका कितना भाई 29/79। डायरेक्टली इसको भाग दे दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो भाई भाग देना है भाई, 3 में भाग देंगे 7 का, तो 3/7 करेंगे कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7 चौको 28, यानी कि 7 चौको 28 2 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 0.4 बार ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटेंगे, 7 का भाग देंगे किस में 53 में, तो 7 का भाग आपको देना है 53 में, तो कितनी बार जाएगा ये, तो ये आपका चला जाएगा कितनी बार 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 70, 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 53 एकम 53, यानी कि 0.1 बार जाएगा, 0.1 बार। ठीक है, इसको भाग देंगे 41 को भाग 80 से। ठीक है, 41 का भाग किससे देना है, 41 का भाग देना 80 में, तो ये कितनी बार जाएगा 0.410 हो जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 8/40, यानी 0.5 बार जाएगा, क्योंकि लगभग 400 के पास पहुँच रही है। इसी प्रकार से 79 को काटेंगे 29 से, तो 29 का भाग देंगे 79 में, 29 का भाग किस में देना 79 में, तो ये कितनी बार जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 290। तो 79 का भाग 290 में कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौको 28, 79, तो लगभग 3 बार जाएगा, तो ये जाएगा 0.3 बार। हमसे पूछा सबसे बड़ा, तो भाई 0.4, 0.1, 0.5, 0.3, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आपको से सबसे बड़ा तो ये 0.5 वाला है, यही मान तो सबसे बड़ा, तो 0.5 कहाँ से मिला 41/80 से, तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 41/80। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 41/80। हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और दो समानांतर भुजाएं 28 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या। भाई देखो, एक समलंब चतुर्भुज बना लेना है आपको। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज बना लेना इस प्रकार से। अब कह रहा है कि इसकी दो भुजाएं हैं समानांतर, तो समांतर भुजाएं भाई कौन सी होगी भाई, इसको समांतर भुजाएं, दो समानांतर भुजाएं कुछ भी मान लो, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी। ठीक है, ये मान लिया ए और ये मान लिया बी, और इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 180 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कितना है भाई 180, और ये इसकी क्या निकल के आ जाएगी, ये इसकी निकल के आ जाएगी ऊंचाई, ये इसकी क्या निकल के आ गई ऊंचाई, यानी कि हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, ये इसकी क्या निकल के आ जाएगी, ये आ गई इसकी ऊंचाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इसकी हो गई ऊंचाई यानी कि h। और समलंब चतुर्भुज का क्या पूछा हमसे, क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो 2D और 3D से जब भी क्वेश्चन है ना, फॉर्मूले रट लो बस। इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 गुणे a + b × h। बस इस फॉर्मूले को रख दो, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को रख लो भैया, आंसर आ जाएगा बस। तो रख देंगे, ये कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में कितना, ए का मान कितना दिया गया 28, बी का मान कितना दिया गया 12, तो ये हो जाएगा 28 + का 12 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि h हमें निकालनी है, तो गुणे h बराबर क्षेत्रफल कितना भी बराबर, हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया 180, क्षेत्रफल आ गया 180। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, 28 12 कितना हो जाएगा, 28 12 40, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 40 गुणे h, यानी कि ऊंचाई निकालनी है, बराबर 180। ये कट जाएगा 20 बार, 20 दूनी 40, और ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 निम में 18, यानी ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। बस यही पूछा था, ऊंचाई h का मान, तो h का मान कितना आ गया भाई आपको, सर h का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतः कोणों का योग कितना दिया गया, आपको 2700 डिग्री दिया गया है। देखो आपको बता दूं, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या, जब भी आपसे समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपका n-2 गुणे, यानी कि 2700 अंश है ना, तो 200 डिग्री कितनी हो जाएगी गुणे 180 अंश का होता है, तो n-2 गुणे 180 बराबर कितना दिया गया, इसको बराबर दिया गया 2700। फॉर्मूला होता है हमारा n-2 गुणे 180।
जो बराबर किसके 2700। भाई देखो बहुभुज के विकर्णों के कोणों का जो योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुणे 180। तो यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हो। देखो 0 से 0 खत्म, 18 से काटेंगे, 18 से कितनी बार कट जाएगा, 18 एकम 18, कितना बचेगा आपका 8, आपका ये बच जाएगा 9, कितना बचेगा 9, और ये हो जाएगा 90, 18 पंचे 90 यानी 15 बार। 15 ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 15 2 कितना हो जाएगा 17, माइनस का 2 इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 2 17, तो n का मान कितना आ गया 17। हमसे पूछा विकर्णों की संख्या, हमसे क्या पूछा विकर्ण, विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब भी आपसे विकर्णों की संख्या पूछे तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-3/2। इस फॉर्मूले को याद रख लो बस, n-3/2 ये होता है विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रख लो बस। n का मान आपको निकाल लिया आपने, कितना है 17, 17 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 14, तो 17 गुणे 14 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा ये 7 बार, और 17 7 कितना हो जाएगा 119। तो विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी 119। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि 4 टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 सुबह यानी कि सुबह 10 बजे एक साथ बजते हैं तो वो किस समय फिर से एक साथ बजेंगे, मतलब समय पूछा है। तो भाई देखो आपको भाई समय दिया गया, प्रत्येक का समय क्या दिया गया, आपको दिया गया 10, सबके अंतराल में बज रहा है, 10 मिनट के अंतराल में है, और फिर आपका 15 मिनट के अंतराल में, फिर 20 मिनट के अंतराल में, फिर 25 मिनट के अंतराल में। जो आपको ये समय दिया है ना अंतराल वाला, इसका आपको ले लेना है एलसीएम। भाई इन सब का एलसीएम ले लो, तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो भाई इन सब का एलसीएम ले सकते हो आप, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 15 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, और 20 25 का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 100। तो भाई आप चाहो तो इनको तोड़ के ले लो, भाई सबका पता नहीं है भाई 300 आ जाएगा, तो इनके सबका तीनों का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 300। जो आपका एलसीएम है ना भाई, एलसीएम यही हमारा क्या है 300 मिनट है, मिनट, क्योंकि मिनट में है ना 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, तो ये 300 इनका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम जो है ना ये मिनट में है भाई। 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, 20 तियाँ 30, और 25, 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50 यानी 12 बार। ठीक है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा 300 मिनट। अब भाई आपसे पूछा है कि कब बजेगी एक साथ, तो भाई मिनट को हम क्या कर लेंगे घंटे में इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई भाग दे दो 60 से, तो घंटा निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 60 घंटे में चेंज करने के लिए। तो 0 से 0 6 से काट देंगे 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 5 घंटे, 5 हावर्स आ गया हमारा 5 घंटा, यानी कि हमने क्या निकाला समय। तो बस कब बजी थी एक साथ, सुबह 10 बजे बजी थी, तो बस 10 बजे में क्या कर देना है, सुबह 10 बजे में, तो 10 बजकर AM है ना, तो इसमें आपको प्लस का 5 घंटा और जोड़ देना है। तो 10 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 5 15, 15 घंटे, और 15 को क्या बोलते हैं 3 PM बोलते हैं, यानी कि 3, 12 के बाद PM हो जाएगा, यानी कितने बजे, शाम दोपहर को 3 बजे, यानी कि वो एक साथ कब बजेंगी, दोपहर को 3 बजे बजेगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोपहर को 3 बजे वो फिर से एक साथ बजेंगी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेकर आया था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आप जब इन क्वेश्चनों को करोगे ना भाई दोबारा से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन क्वेश्चनों में आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। विश्वास रखिए और अपने आप के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा, ठीक है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो रखना ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, हमें केवल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेना है, ठीक है, ओवर नहीं, केवल कॉन्फिडेंस। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पर, मेहनत यदि आपने की है तो भाई मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और बस एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, बस और कुछ नहीं। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं वो सही मेहनत कर पा रहा हूँ या नहीं। तो इससे हमें एक अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ, हम आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है।
और आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। मैं खाली समय में सबकी कमेंट चेक करता हूँ, मैं हर एक भाई बहन की कमेंट देखता हूँ और जब भी समय मिलेगा तो कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा आज के सेशन में इतना ही रखता हूँ। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही दोस्तों जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर मिलती रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत,